जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको लेकर आ रहा हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उनको हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई सा भी अगर एग्जाम एग्जाम है, उसका जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण पाठ है, ठीक है, वो सब हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को। आने वाला समय में जितने भी एग्जाम है वो सारे एग्जाम के लिए ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे संविधान के हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, भाग वन जो है संविधान का, उसमें क्या शामिल किया गया है? संघ और उसका क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद वन के तहत उसमें क्या क्या है? भारत के नाम के बारे में बात की गई है और उसके जो राज्य क्षेत्र है उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो आपसे ये अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद में वन में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो भारत का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक, देखिए, हर एग्जाम में किसी ना किसी एक दो आर्टिकल को लेकर के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, सीएचएल का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर किसी भी बिहार में टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे आर्टिकल से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, देखिए अनुच्छेद दो क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी किसी अगर नए राज्य को अगर आप देश में शामिल करना चाह रहे हैं या फिर उसका स्थापना करना चाह रहे हैं, तो अनुच्छेद दो के तहत उसका वर्णन किया गया, उसका प्रावधान शामिल है हमारे संविधान में। ठीक, अनुच्छेद तीन क्या कहता है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन, यानी कि नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन अनुच्छेद तीन में वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भाग दो किससे संबंधित है? भाग दो संबंधित है नागरिकता से, यानी कि सिटीजनशिप से पार्ट टू संबंधित है। ठीक है, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल है, चलिए वो हम लोग देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण आर्टिकल कौन से है? आर्टिकल फाइव क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, यानी कि जब संविधान हमारे देश में लागू हुआ था उस समय किन किन लोगों को नागरिकता प्रदान की गई थी, ये अनुच्छेद पांच वर्णन करता है। ठीक, अनुच्छेद क्या वर्णन करता है? अनुच्छेद वर्णन करता है पाकिस्तान से प्रवास के कारण नागरिकता, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से प्रवास करके जो भारत में आए थे उनको नागरिकता दी गई थी, ये अनुच्छेद छह वर्णन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या वर्णन करता है? नागरिकता का निरंतरता, यानी कि अगर किसी को नागरिकता दी जा रही है तो वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक आप किसी तरह कोई इलीगल काम ना करें या फिर किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले रहे हैं, तब तक आपकी नागरिकता क्या रहेगी? बरकरार रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता का विनियमन। ठीक है, यानी कि जो रेगुलेशन है नागरिकता को, जो कौन करेगा? संसद करेगा। नागरिकता संबंधित कोई भी कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। देखिए, इसमें जो आर्टिकल 11 है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आपको आर्टिकल 11 ध्यान में रखना है। 11 आर्टिकल क्या कहता है? संसद को पावर देता है नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने के लिए। ठीक, देखिए, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है ना उसको हम लोग मैं आपको बता दूंगा कौन सा महत्वपूर्ण आर्टिकल है और किससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, भाग तीन किससे संबंधित है? भाग तीन संबंधित है मौलिक अधिकार, यानी कि जो आपको फंडामेंटल राइट दी गई है हमारे संविधान में, वो कौन से भाग में शामिल है? भाग तीन में शामिल है। ठीक, चलिए, आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में जो स्टेट की परिभाषा दी जाती है, जो राज्य की परिभाषा दी गई है, वो आर्टिकल 12 में दी गई है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 13 क्या कहता है? विधियों का असंगतता, यानी कि मौलिक अधिकारों के विपरीत होने पर अमान्यता, यानी कि देखिए, आर्टिकल 13 किस चीज की बात करता है? जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात करता है। अगर कोई भी कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो आपको मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, मौलिक अधिकार का वोलेशन कर रहा है, वो कानून क्या होगा? नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि असंवैधानिक डिक्लेयर उसको किया जा सकता है। आर्टिकल 13 के तहत उस पर जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए कि जुडिशियल रिव्यू की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 13 में की गई है। ठीक, अब देखिए, संविधान में कहीं भी जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन जो इसका मीनिंग, जो कंटेक्स्ट निकल के आता है, वो क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू की ही बात करता है। ठीक, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 13 क्या कहता है? जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता, यानी कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है आर्टिकल 14। ठीक है, फिर अनुच्छेद 15 क्या कहता है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी कि आप
डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते किसी किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे या फिर जन्म के स्थान पे आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी सार्वजनिक रोजगार है, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, वहां पे सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको समान अवसर दिया जाएगा। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा अवसर दिया जाए, किसी को कम दिया जाएगा, ऐसा किसी किसी तरह कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 16 है। देखिए, अब फंडामेंटल राइट से संबंधित जितने भी आर्टिकल है ना, वो सारे के सारे महत्वपूर्ण है। ठीक, आर्टिकल 13 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल है सब महत्वपूर्ण है। आपको कम से कम 13 से लेकर के 35 तक ये आर्टिकल आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी कि जो छुआछूत है, ठीक है, उसको खत्म करने की बात की जाती है। अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की जाती है आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का उन्मूलन उन्मूलन, यानी कि जो टाइटल है, टाइटल का खत्म करने की बात की जाती है, यानी कि आप टाइटल ग्रहण नहीं कर सकते हैं किसी से भी। ठीक, एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात की जाती है आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, फिर आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा की स्वतंत्रता, संघ की स्वतंत्रता की बात की जाती है आर्टिकल 19 के तहत, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात की जाती है आपके आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 21 के तहत की जाती है। और आर्टिकल 21 ए क्या कहता है? आर्टिकल 21 ए जो है आपका, वो शिक्षा का अधिकार से संबंधित बात करता है। अब देखिए, आर्टिकल 21 ए जो है उसको 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया था, यानी कि जो हमारा जो मूल संविधान था उसमें इसको शामिल नहीं किया गया था। ये पहले शिक्षा का अधिकार क्या था? एक तरह का फंडा, सॉरी, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत इसको आर्टिकल 45 के तहत शामिल किया गया था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत इसको मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? संरक्षण, गिरफ्तारी और नजरबंदी के मामलों में, यानी कि अगर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है या अगर आपको नजरबंद किया जा रहा है तो उस समय आपको क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, उसकी बात करता है आर्टिकल 22। ठीक, आर्टिकल 23 क्या कहता है? मानव तस्करी और बलात्कार का निषेध, यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है, ठीक है, या फोर्स लेबर वगैरह कराया जाता है, उसके बारे में आपको अधिकार दिए गए आर्टिकल 23 के तहत। ठीक, आर्टिकल 24 क्या कहता है? बालकों के कारखानों आदि में रोजगार का निषेध। ठीक है, यानी कि जो चाइल्ड लेबर की बात की जाती है उसका निषेध किया गया, प्रोहिबिशन की बात की गई है आर्टिकल 24 के तहत। देखिए, आर्टिकल 23 और 24 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 18 इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 19 भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है आपके लिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, आर्टिकल 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक, आर्टिकल 29 क्या कहता है? भाषाई संस्कृति और अल्पसंख्यकों का संरक्षण, यानी कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो भी अल्पसंख्यक है उनको ये अधिकार है कि वो अपने लिए इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, आर्टिकल 32 क्या कहता है? संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो बात की जाती है आर्टिकल 32 के तहत, ये आर्टिकल 32 का वर्णन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32, ये हर एग्जाम में पूछा जा सका है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भाग 4 क्या कहता है? राज्य के नीति निर्देशक, यानी कि भाग 4 में किस चीज के बारे में वर्णन किया गया है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उनके बारे में वर्णन किया गया है। और इसके तहत जो आर्टिकल 36 है वो क्या कहता है? निर्देशक तत्वों की परिभाषा, यानी कि जो स्टेट है उनके बारे में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 36 के तहत। जैसे हम लोग ने ऊपर देखा था आर्टिकल 12 में स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया था, राज्य के बारे में डिफाइन किया गया था, वैसे ही आर्टिकल 36 में भी स्टेट के बारे में डिफाइन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है? राज्य द्वारा लोक कल्याण को बढ़ावा देना, आर्टिकल 38 के तहत वर्णन किया गया है। राज्य द्वारा लोक कल्याण को बढ़ावा देने की बात की गई है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा कुछ नीतियों का पालन, यानी कि राज्य क्या करेगा? कुछ नीतियों का पालन करेगा। कोई भी अगर कानून बनाएगा, कोई भी अगर प्रोग्राम लॉन्च करेगा, पॉलिसी बनाएगा, उस समय कुछ नीतियों का पालन करेगा। ठीक है, आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन, ये इंपॉर्टेंट बहुत आर्टिकल है, ये हर एग्जाम पूछा जाता है आर्टिकल 40। ठीक है, यानी ग्राम पंचायतों के गठन की बात की आर्टिकल में की गई है तो आर्टिकल 40 में की गई है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? कार्य का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता, यानी कि सबको कार्य करने का अधिकार है। शिक्षा और सार्वजनिक सार्वजनिक सहायता की बात की गई आर्टिकल 41 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिक संहिता का सम्मान होना, यानी कि समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है आर्टिकल 44 के तहत। ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 44
में कौन सा प्रावधान शामिल है, या फिर समान नागरिक संहिता के वर्णन किस आर्टिकल के तहत किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में शामिल किया गया, भाग 4A में शामिल किया गया, और इसके तहत सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। ठीक, इसमें क्या शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। टोटल कितने तरह के मौलिक कर्तव्य है, टोटल 11 तरह के मौलिक कर्तव्य, और जो हमारा मूल संविधान था उसमें टोटल 10 तरह के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। लेकिन 86वें संविधान संशोधन के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है, और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और जो मौलिक कर्तव्य है वो किसके रिकमेंडेशन पे शामिल किए गए थे, तो सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए भाग फिफ्थ क्या है, भाग फिफ्थ संबंधित है संघ से, यानी कि जो भी संघ से संबंधित प्रावधान है उसको सब भाग फिफ्थ में शामिल किया गया। इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति, यानी कि भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 54 क्या कहता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है। ठीक, अनुच्छेद 61 क्या कहता है, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति का पदच्युत किया जाना, यानी कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग लगाकर इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हर एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 61 किस चीज का वर्णन करता है, तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 61 के तहत। आर्टिकल 63 किसके बारे में वर्णन करता है, उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन करता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 64 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, यानी उपराष्ट्रपति जो होगा वो क्या होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 64 में वो वर्णन किया गया है। देखिए आपसे ना इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस पूछा जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि इम्पीचमेंट की बात किस आर्टिकल में कही गई है, इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर ये पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 61 किस चीज से संबंधित है, तो राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से संबंधित है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक, आर्टिकल 72 क्या कहता है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दया आदि का प्रदान किया गया आर्टिकल 72 के तहत, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये भी बहुत आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल 74 क्या कहता है, मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर, उसके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 74 में किया गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 76 क्या कहता है, महान्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी जनरल उनके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 76 के तहत। आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है। ठीक है, और आर्टिकल 80 है राज्यसभा के गठन की बात करता है। आर्टिकल 81 क्या कहता है, लोकसभा के गठन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 क्या कहता है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उसके बारे में यह बात करता है आर्टिकल 93। अनुच्छेद 105 क्या कहता है, संसद के सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार, यानी कि जो भी संसद के सदस्य उनका जो भी शक्ति है या फिर जो भी उनको प्रिविलेज दी जाती है उसके बारे में अनुच्छेद 105 के तहत वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 110 क्या है, अनुच्छेद 110 संबंधित है धन विधेयक से, जो मनी बिल है उससे संबंधित है अनुच्छेद 110। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपसे हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धन विधेयक किस आर्टिकल में वर्णन किया जाता है, तो अनुच्छेद 110 से। अनुच्छेद 112 क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो फाइनेंशियल एनुअल बजट होता है ना, फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट होता है उसके बारे में अनुच्छेद 112 में वर्णन किया गया है, यानी कि जो बजट होता है हमारा उसके बारे में वर्णन किया जाता है अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, अध्यादेश प्रणयन शक्ति, यानी कि जो प्रेसिडेंट के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, उसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, भाग 6 में किसके बारे में वर्णन किया गया, जो राज्य है जो स्टेट है उसके बारे में वर्णन किया गया है। स्टेट में जो विधानसभा है, जो राज्यपाल है, जो मुख्यमंत्री है, उनसे संबंधित जो भी प्रावधान है उनका वर्णन किस में किया गया, भाग 6 में किया गया, जो राज्य से संबंधित मामले हैं। देखिए अनुच्छेद 153 क्या कहता है, अनुच्छेद 153 कहता है कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जैसे हम लोगों ने देखा था कि देश का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, वैसे ही राज्यों में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्य की कार्यकारी शक्ति, यानी कि राज्य की क्या क्या शक्तियां होगी उनके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 154 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 163 क्या कहता है, राज्य की मंत्रिपरिषद, यानी कि राज्य का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिपरिषद होगा, अनुच्छेद 163 का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 165 क्या कहता है, राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि जो एडवोकेट जनरल होगा उसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 168 क्या कहता है, राज्य की विधायिका का गठन, यानी कि राज्य का जो विधायिका है उसका गठन की बात की जाती है अनुच्छेद 168 के तहत। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषद का निर्माण या उसका उन्मूलन, यानी कि अगर राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है या फिर उसको खत्म करना है तो उसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 169 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 170 क्या कहता है,
राज्यों की विधानसभा का गठन, यानी कि अगर राज्य की विधानसभा का गठन का वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद 170 में किया गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 169 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 213 क्या कहता है, राज्यों को अध्यादेश प्रणयन करने की शक्ति, यानी कि सॉरी, राज्यपाल की अध्यादेश प्रणयन करने की शक्ति, यानी कि राज्यपाल भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है राज्य में, उनको यह अधिकार दिया गया आर्टिकल 213 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, भाग 9 क्या कहता है, यानी कि पार्ट जो 9 है उसमें क्या वर्णन किया गया, अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का गठन। ठीक है, यानी कि भाग 9 पंचायत से संबंधित है। और अनुच्छेद 243 क्या कहता है, पंचायतों के गठन की बात की गई है। और ऊपर हम लोगों ने देखा था कि आर्टिकल 40 में भी पंचायतों के गठन की बात की गई थी। ठीक है, अनुच्छेद टू अनुच्छेद 243 ये क्या कहता है, ग्राम सभा के गठन की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी क्या कहता है, पंचायतों में सीटों का आरक्षण, यानी कि पंचायतों में जो भी सीटों का आरक्षण किया जाता है उसका वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। ठीक है, चलिए भाग 9 ने क्या कहता है, भाग 9 ने संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 243 पी किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं का परिभाषा, यानी कि नगर पालिका का स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है नगर पालिका का। अनुच्छेद 243 क्यू क्या क्या कहता है, नगर पालिका का गठन, यानी कि नगर पालिका का गठन कैसे होगा इसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 243 टी क्या कहता है, नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण। ठीक है, चलिए भाग 10 क्या कहता है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, जो भी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र उनके बारे में वर्णन किया गया भाग 10 में किया गया है। ठीक है, चलिए देखें कौन सा इंपोर्टेंट आर्टिकल है इसका, 244 है। इसमें क्या कहता है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र है और जनजातीय क्षेत्र है उनका प्रशासन कैसे करना है इसके बारे में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 244 में किया गया है। ठीक, भाग 11 किससे संबंधित है, संघ और राज्यों के बीच संबंध से, यानी कि संघ और राज्यों के बीच जो भी शक्तियों का बंटवारा किया गया उनसे ये संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 245 क्या कहता है, संसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति है, यानी कि संसद की क्या शक्ति है, राज्य की क्या शक्ति है, इसका वर्णन अनुच्छेद 245 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 246 क्या है, विषयों की सूची, यानी कि जो भी 3 तरह के जो विषय है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उनका वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद 246 में किया गया है विषयों की सूची के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भाग 12 किससे संबंधित है, वित्त संपत्ति अनुबंध के बाद, यानी कि जो टैक्स वगैरह है, संपत्ति है, उससे संबंधित जो भी प्रावधान है भाग किस में शामिल किए गए हैं, भाग 12 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके साथ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 265, यानी कि कराधान का अधिकार, यानी कि टैक्स लगाने का अधिकार किसको है। ठीक है, अनुच्छेद 266 क्या कहता है, संचित निधि और लोक लेखा लेखा, यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है और पब्लिक अकाउंट जो फंड होता है उससे संबंधित अनुच्छेद 266 में वर्णन किया गया है। ठीक, ठीक है, अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 280 यानी कि 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है उसके गठन के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 280 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भाग 14 किससे संबंधित है, भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज होती है या फिर स्टेट की जो सर्विसेज होती है उसके बारे में वर्णन किया गया भाग 14 में। ठीक है, इसके तहत जो अनुच्छेद 12 है उसके तहत वर्णन किया गया अखिल भारतीय सेवाएं की, यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, जिसकी हम लोग तैयारी करते हैं उसके बारे में वर्णन किया गया भाग 14 में अनुच्छेद 312 के तहत। भाग 15 क्या संबंधित है, भाग 15 संबंधित है चुनाव से, यानी कि इलेक्शन से, देश में जो भी चुनाव वगैरह होने वाले हैं उनका वर्णन किया गया भाग 15 में किया गया है। ठीक है, इसके तहत जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 314, यानी कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 324 में किया गया, सॉरी, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 325 किसका वर्णन करता है, एक समान निर्वाचक सूची, यानी कि एक निर्वाचक सूची होगा जिसके बारे में, जिसमें जो भी देश के जो निर्वाचक गण जो जनसंख्या है जिसका नाम शामिल रहेगा निर्वाचन सूची में उनके बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 326 क्या कहता है, वयस्क मताधिकार के, यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइजेस की जो बात की जाती है उसके बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 326 में, यानी कि जितने भी लोग हैं हमारे देश में जो 18 साल से ज्यादा है उनको मत देने का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 326 के तहत। ठीक है, भाग 16 क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी कुछ वर्ग हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है। ठीक है, चलिए वो देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल के तहत है। अनुच्छेद 330 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण, यानी जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति उनके लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 330 के तहत। ठीक है, ये एग्जाम में बीपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए किस आर्टिकल के तहत लोकसभा में सीटों के आरक्षण की बात की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 335 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सेवा में दावा। ठीक है। यानी कि जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, उनको किसी भी तरह का जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है तो वहां पे उनको रिजर्वेशन की बात की जाती है। भाग 17 क्या कहता है? राजभाषा संबंधित है भाग 17। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद 343 यानी कि 343 किससे संबंधित है? संघ की भाषा से, यानी कि देश की एक जो संघ भाषा है उससे संबंधित है, संघ की भाषा से संबंधित है, भाग 343। ठीक है। अनुच्छेद 344 किससे संबंधित है? राजभाषा आयोग और संसद की सम्मति से, यानी कि जो भी राजभाषा आयोग है, कितने तरह के आयोग बनाए गए राजभाषा को लेकर के, उसके बारे में इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 344 में। ठीक। भाग 18 क्या है? भाग 18 है आपात उपबंध, यानी कि इमरजेंसी से संबंधित जो भी प्रावधान है शामिल में संविधान में शामिल है उसके बारे में वर्णन किया गया है। यानी कि अनुच्छेद, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 352, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 352। राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है, यानी कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी की बात की जाती है अनुच्छेद 352 की, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है अनुच्छेद 352 में। ठीक है। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राज्यों में आपातकाल की घोषणा, यानी कि जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 360 के तहत किया गया है। देखिए आपातकाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल है ना, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए भाग 20 क्या कहता है? भाग 20 संबंधित संविधान का संशोधन से, यानी कि संविधान का संशोधन किस भाग में वर्णन किया गया है? भाग 20 में वर्णन किया गया है। इसके तहत जो एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कौन सा है? आर्टिकल 368। इसमें संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि सबसे अगर आपको संविधान संशोधन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, इसका वर्णन आर्टिकल 368 में किया गया है। ठीक है। भाग 21 क्या कहता है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, यानी कि कुछ अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध के बारे में वर्णन किया गया है, भाग 21 में किया गया। इसके तहत एक ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कौन सा था? 370 था, जिसको अब निरस्त कर दिया गया, अब हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित था? आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी संबंध, यानी कि टेम्पोररी जो संबंध था, ये जम्मू और कश्मीर से संबंध है, जिसको अब वर्तमान में हटा दिया गया है। ठीक है। चलिए भाग 22 क्या है? भाग 22 है प्रारंभिक और संक्षिप्त नाम और निरसन से, यानी कि जो संविधान का जो नाम था उसके बारे में इसका वर्णन किया गया भाग 22 में। ठीक है। इसके तहत जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 393। इसमें क्या कहा गया है? इस संविधान का संक्षिप्त नाम, यानी कि संविधान का क्या नाम होगा उसके बारे में वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 395 क्या है? संविधान का निरसन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। ये जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने देखा, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप अगर कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार कम से कम इन आर्टिकल को एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है। अगर आपको सारे आर्टिकल नहीं याद रखना है तो कम से कम आप फंडामेंटल राइट के जो भी आर्टिकल हैं और जो डीपीएसपी के जो भी आर्टिकल है और बाकी जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, ठीक है, मनी बिल हो गया, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, ठीक है, विधानसभा का गठन की बात की जाती है, संसद के गठन की बात की जाती है, ठीक, हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सब जो क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सभी आर्टिकल को आपको रट लेना है ताकि अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आर्टिकल से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।